Hello students, welcome to this video lecture. We are now going to start the third chapter basically of our unit is motion in a straight line. So मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप जरूर जो बेसिक मैथमेटिकल टूल जो दूसरे सर ने पढ़ाया है वो देखें, फिर ये चैप्टर अटेंड करें। क्लियर है? सो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम ध्यान देते हैं इधर हम आज किस किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और आगे किस किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सो पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन क्या है समझेंगे, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं वो पढ़ेंगे। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन किसे कहा जाता है वो पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो आपने 9th में पढ़ाई होगा उसके डीप में बात करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी किसको कहा जाता है ये पढ़ेंगे, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे और हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को एनालाइज करेंगे थ्रू ग्राफ्स। एंड आखिर में हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले आते हैं मैकेनिक्स जब हम 11 में जितने भी चीज पढ़ने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द चीज जो आता है वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो मैकेनिक्स में हम 3 चीज में उसे डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। किसी भी बॉडी को अगर हम रेस्ट में रखें, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसे कहा जाता है कि वो स्टैटिक पोजीशन में है, और उसका स्टडी करने के लिए हमें स्टैटिक मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। अगर कोई बॉडी है जो कि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो उस पर कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे कहाँ पे लग रहा है, वो सब हम पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है, कोई भी बॉडी मोशन में हो, कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन दोनों में हो तो हम उसे काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। हम वो बॉडी कैसे मूव कर रहा है वो देखते हैं, ना कि हम नहीं देखेंगे कि वो क्यों मूव कर रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में हम एनालाइज करते हैं उसके मोशन में, हाउ द बॉडी इज मूविंग एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज द बॉडी टू मूव, दोनों के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है? तो अभी हम बात करने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बॉडी कैसा मूव करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम चालू करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन से आप क्या समझते हैं? मैं आपको बोलूं कि आप अभी अपने घर में रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि हम रेस्ट में हैं, ठीक है, लेकिन समझिए ये अर्थ है। क्लियर है? ये अर्थ है, ये है अर्थ। ओके, इसके अंदर आप कहीं पे भी हैं तो आप बोले रेस्ट में है, लेकिन कोई आदमी अर्थ के बाहर गैलेक्सी में घूम रहा है तो वो क्या बोलेगा कि आप मोशन में, क्योंकि अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सब रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जिसके लेकर के आप बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं। सपोज एक बॉडी है, उसका मोशन को हमें जानना है। अब मैं एक पर्सन ले रहा हूं बाहर, ठीक है, अब इसकी नजरों से ये कैसे मोशन में है, ये हो गया, तो इस बॉडी के लिए ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब किसी आदमी को मैं उस बॉडी के ऊपर बैठा दूं तो इसके लिए ये बॉडी कैसे मूव कर रहा है, तो इस बॉडी के लिए ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी पॉइंट को रेफरेंस लेके हम एक बॉडी को एनालाइज करते हैं। जैसे कि कोई भी अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन को लेकर के हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ओरिजिन हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली किसी को बॉडी को एनालाइज करने के लिए हमें भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बोला अर्थ है ये, तो इसके अंदर कोई बैठा है, तो इसके अंदर कोई बैठा तो उसको क्या लगेगा कि वो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसको क्या लगेगा कि ये मोशन में है। तो मोशन, रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब क्या कि किसी एक के लिए रेस्ट में दिखेगा तो और किसी के लिए मोशन में दिखेगा। तो हमें रेस्ट को डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब क्या, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सराउंडिंग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। सिमिलरली मोशन का क्या समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो an object to set be in motion, okay, if it change its position with respect to, अगर वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन को मूव कर रहा है वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, तो वो मोशन में है। क्लियर है? अभी और एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आप एक ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन में मूव कर रहे हैं, तो आप दो लोग हैं ए और बी, और बाहर एक कोई भी आदमी है सी। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के अगर हम ए का मोशन देखें तो ए क्या है, ट्रेन के अंदर बैठा है तो वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर विथ रेफरेंस टू सी देखें तो ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है। क्लियर है? तो ये सब डिपेंड, रेस्ट और मोशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी चूज। ओके, इसके लिए तो रेस्ट में है, बी के लिए ए रेस्ट में है, लेकिन सी के लिए ए मूविंग कंडीशन में है। ठीक है? क्लियर हो गया? रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं? हम हमेशा रेस्ट और मोशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके डिफाइन करते हैं, और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, हम उसका मतलब जो विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के हम रेस्ट और मोशन को हम एनालाइज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कहता है? सपोज कोई भी बॉडी है, सपोज एक कार ले लेते हैं आप, सपोज एक कार ले लेते हैं, ठीक है? ये सपोज मूव किया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? ए टू बी है 50 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कार मूव कर रहा है ए से बी, उसके रेस्पेक्ट में कार का लेंथ कितना होगा? सपोज कोई भी एक्स लेंथ होगा, तो वो एक्स लेंथ इज वेरी वेरी लेस देन 50 किलोमीटर। क्लियर है? जो लेंथ होगा कार का वो वेरी वेरी लेस देन 50 किलोमीटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, ठीक है? हम उसका लेंथ कंसिडर नहीं करते, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने के लिए करते हैं, ठीक है? तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एजम्पशन मानते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं मोशन। नेक्स्ट हम आते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। तो पहले मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है समझते हैं। डेफिनेशन पे आइए। इफ वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time,
द मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। समझिए, अगर यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो किसी भी एक एक्सिस में अगर कोई बॉडी मूव करे, किसी भी एक, आइदर x हो गया या फिर y हो गया या फिर z हो गया, एनी, दोनों में नहीं, किसी भी एक में अगर मूव करे तो उसे हम वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। मोशन हो रहा है एक डायमेंशन में, आइदर x, y और z में, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए जैसे कि ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, तो पॉइंट P1 पे एक बॉडी था, कुछ समय बाद, टाइम t बाद, वो x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1 डिस्टेंस मूव किया, तो इसे बोलेंगे मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? अब हम आएंगे मोशन इन टू डायमेंशन किसे कहते हैं। If two of the three coordinates specifying the position of an object changes with time, यहाँ पे सपोज x है और y है, तो एक पोजीशन था x1, y1 और वो कुछ टाइम बाद x2, y2 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 था, अब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो बॉडी x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है, तो उसे बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। तो बोथ द कोऑर्डिनेट्स x and y are changing with time. If both the coordinates are changing with time, then the motion is said to be a two-dimensional motion. Clear? समझ में आ गया? मोशन इन थ्री डायमेंशन सिमिलरली कैसे होगा? अगर कोई बॉडी x है y, ये x1, y1, z1 ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, किसी भी टाइम इंटरवल में अगर बॉडी का तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है। थ्री डायमेंशन मतलब हमारा ये सराउंडिंग में जो स्पेस है वो थ्री डायमेंशन है। क्लियर है? आपके वॉल, किसी भी एडजेसेंट दो वॉल को ले लीजिए, तो वॉल पे मूव करेगा तो वो टू डायमेंशन है। क्लियर है? किसी भी एक वॉल को ले लीजिए एक्स वाई एक्सिस बना के, ये आपका सपोज वॉल है घर का, ये एक्स एक्सिस सपोज ले लीजिए तो वाई, तो यहाँ पे जो भी मूव करेगा वो टू डायमेंशनल मूव करेगा, और हवा में जितने भी मूव करेंगे वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और फिर एक बार उसे हम पढ़ लेते हैं। क्लियर है? डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रावर्स्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, कोई भी बॉडी जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? जैसे कि अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए पे एक पॉइंट है, वो ए से मूव किया सी, सी से मूव किया बी, बी से मूव किया ए सपोज, तो हम बोलेंगे कि द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस क्या हो गया? ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए। सिमिलरली अगर ए से सी, सी से बी गया तो डिस्टेंस क्या होगा? ए सी प्लस सी बी। और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है। स्केलर मतलब क्या? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। एसआई यूनिट जानते हैं, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, डिस्टेंस इज मीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन पे आइए। इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। सपोज एक बॉडी है, क्लियर कर लेते हैं। सपोज एक बॉडी है जो कि मूव किया ए से सी। हम एक्चुअली इस डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल। ठीक है, ए पे मूव किया, सी तक गया, सी से आया बी तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पाथ लेंथ है वो ए सी प्लस सी बी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी है, किसी भी एक डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। आप ए से बी, बी से सी, सी से डी मूव किए, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? ये 3/4 ऑफ द सर्कल हो गया, 3/4 ऑफ सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कितना? ए एंड डी, जो पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है? 1/4 ऑफ 2 पाई आर। समझ में आ गया आपको ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये ओरिजिन है। एक पॉइंट है यहाँ पे ए, एक पॉइंट है बी। तो इनिशियली बॉडी यहाँ पे था और बी पे पहुंच गया। ये सपोज डिस्टेंस x1 है, ये x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाला ए से बी गया, तो ये कितना है? x2 माइनस x1। तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव राइट डायरेक्शन x डायरेक्शन में मूव करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। सिमिलरली अगर एक बॉडी है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, पॉइंट ए यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो ये x1 है, ये x2 है सपोज। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन ये है, उसका डिस्टेंस कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, x2 माइनस x1 विच इज लेस देन 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव हुआ। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर a से स्टार्ट किया, b गया, फिर a आ गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन इज द सेम पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये सपोज अभी ओरिजिन है, पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे पहुंच गया। ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस जो है ये x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओरिजिन x2 माइनस x1, सेम आया। क्लियर है? x2 माइनस क्या है? ये डिस्टेंस है a से b, ये सपोज l ले लेते हैं, तो x2 माइनस क्या है? l है। क्लियर हो गया? अब सपोज मैंने क्या किया, ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिया, o डैश, ओके, ओरिजिन यहां शिफ्ट कर दिया, और जो न्यू डिस्टेंस आया ये आया y1, ये आ गया y2 सपोज। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y2 माइनस y1, और वो कितना है? वो भी l है। तो अगर हम ओरिजिन को चेंज भी कर लें तो जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमने प्रूफ कर लिया। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं आपको।
क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा। क्लियर है। सपोज यहाँ पे एक ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल से आपको समझाऊं। क्लियर है, एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी डी ये ग्राउंड है। अब कोई भी एक आदमी ए से बी, बी से सी गया। क्लियर है, तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ इंटू 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यहां भी तो मूव कर सकता है, ये कितना है 2r। समझ गए। अब क्या हुआ तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन डिस्टेंस। अब सपोज ए से सी बॉडी मूव किया तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है ये हम देखेंगे। क्लियर है। स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। ओके, जिस रेट से अगर ए से बी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो कितने टाइम में ए से बी कवर कर रहा है। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बाय द टाइम टेकन, ये होता है स्पीड। और बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। स्पीड वो होता है। और स्पीड जो होता है वो होता है स्केलर। स्केलर स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड पे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड क्या क्या होता है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करता रहे, जैसे कि ए हो गया, बी सी डी, ये सब इक्वल डिस्टेंस में है, अगर वो टाइम टी टी सेम ले रहा है हर पॉइंट हर डिस्टेंस में, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और ये टाइम कितना भी छोटा हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी जो है वो 300 मीटर कवर कर रहा है 30 सेकंड्स में। ओके, अगर मैं बोलूं 300 मीटर कवर कर रहा है 30 सेकंड में, दिस मीन्स वो 150 मीटर कवर कर रहा है 15 सेकंड में। दिस ऑल्सो मीन्स वो 75 मीटर कवर कर रहा है 7.5 सेकंड्स में। वो हम कितना भी नीचे तक जा सकते हैं, टाइम कितना भी छोटा हो सकता है। क्लियर है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होता है, जो which covers unequal distance in equal interval of time, उसका डिस्टेंस वेरिएबल हो। 30 सेकंड में वो कभी 300 मूव कर रहा है, 30 सेकंड में कभी वो 400 मूव कर रहा है, तो वो होता है वेरिएबल स्पीड। क्लियर है। एवरेज स्पीड हम किसे बोलते हैं, एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। 1 सेकेंड रुकिए।
ठीक है, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन पाथ। जैसे कि मैं बोलूं t इक्वल्स टू 2 पे उसका स्पीड बताओ। स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पे 2 सेकंड में उसका स्पीड कितना था? 2 सेकंड में, उसी वक्त, एट दैट इंस्टेंट, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मुझे बताओ 2-3 सेकंड में कितना स्पीड था? ठीक है, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना स्पीड था, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम प्लॉट कर रहे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इस एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना स्पीड है हम वो निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? अभी हमें निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है जब व्हेन ए बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। सपोज वो मूव किया S1, S2, S3 with speed v1, v2, v3 and so on। ठीक है, S1 डिस्टेंस मूव किया v1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस मूव किया v2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस मूव किया v3 स्पीड से, और जो टाइम लग रहा था उसको हम ले लेते हैं लेट द टाइम टेकन बी द टाइम टेकन इक्वल्स टू t1, t2, t3 डन डन डन। S1 डिस्टेंस v1 स्पीड पे t1 टाइम लगा रहा है, हमने ये एज्यूम किया। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड और v एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस क्या है? S1 प्लस S2 अप टू सो ऑन S3। अब टोटल टाइम क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को लिख सकते हैं S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 अप सो ऑन। क्लियर है? समझ में आ गया ये? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया दिस। अगर कोई बॉडी डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, मैं नेक्स्ट में बता रहा हूं। अगर इफ S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S, तो V क्या आएगा? V एवरेज पुट कीजिए। S1 S2 एक सेम है, S प्लस S बाय B1 बाय S, S1 S बाय B1 प्लस S बाय V2। तो ये आ जाता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V एवरेज। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला नोट करने के लिए देता हूं आपको। नोट कर लिया? ये भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इरेज कर लेता हूं। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है व्हेन ए बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। S1 S2 डिफरेंट स्पीड V1 V2 V3 मूव कर रहा है इन टाइम इंटरवल T1 T2 T3। टाइम इंटरवल T1 में V1 स्पीड से गया, टाइम इंटरवल T2 में V2 स्पीड से गया, T3 में V3 स्पीड से गया। ठीक है?
तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है, फिर वी एवरेज। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, एस इक्वल्स टू v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 v3 इंटू t3 सो ऑन बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t अप टू सो ऑन। इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t, तो क्या होगा वी एवरेज v1 प्लस v2 इंटू t अपॉन 2t। तो ये नॉर्मल जैसे एवरेज निकालते हैं हम, नॉर्मल किसी एरिथमेटिक मीन जैसा आ गया एवरेज। क्लियर है। तो फॉर n टाइम इंटरवल्स विथ सेम टाइम्स, n टाइम्स इंटरवल्स क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाय n। सिंपल एवरेज जैसे निकालते हैं वैसा आ जाएगा जब बॉडी डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टाइम इंटरवल में मूव कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया ये आपको, नोट कर लीजिए इसे भी। एक्सेलेंट। नोट कर लिया आप लोगों ने। सो वेलोसिटी है उसके बाद, तो हम लोग वेलोसिटी जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 2-3 क्लास बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप आराम से कीजिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।